हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023 और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 12 हमारा होगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। इसके साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में असंभव होगा तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन आपको खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी कि आप ऐसा नहीं कि जब क्वेश्चन आपके सामने कोई आता है तो आप तुरंत घबराने लगते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, वैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपके एग्जाम में। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन हमारा है 201, क्योंकि पिछली वीडियो में यानी जो पिछला हमारा पार्ट था इस सीरीज का उसमें हमने 200 तक क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसके बाद जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि 500 प्लस क्वेश्चन तक कवर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। पहले में आपको दिया गया, देखिए मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर बताना है, तब जाकर इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं तो देख नहीं रहा हूँ, तो आपकी इच्छा हो तो कंटिन्यूस देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी अगर ऐसे ही देखते चले जाओगे। तो खुद से पहले आंसर बताओ, गलत या सही जो भी हो रहा है, फिर उसके बाद से आंसर चेक करो। कथन पहले में दिया जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। कथन दूसरे में दिया जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। अब इन दोनों कथनों को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, नीचे यही बोला जा रहा है और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षण से जो है आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में जो वस्तुनिष्ठता यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको बढ़ावा मिलते हैं। और कथन दूसरा में बोला गया कि भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो याद रखना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा शुरू किया गया ये आपकी व्यवस्था है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। और सीबीएसई के द्वारा जो है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है जो छात्रों को अपने विषय चुनने की अनुमति देता है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 202 और इसमें पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। ये आपको देख लेना है, यहाँ पर कुछ निकाय के नाम दिए गए हैं और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको क्या करना है, अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे हायर एजुकेशन वाले यूनिट के अंतर्गत पूछ ले या तो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट के अंतर्गत पूछ ले, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका, एक तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, एक ए हो जाएगा आपका यहाँ पर SSSA, इसका फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद से दूसरा जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परख, और उसके बाद से एक सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा IITI, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन निकाय जो है इनकी स्थापना करने के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बात की गई है, इनको याद रखना। अब इन तीनों के फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेने हैं। अब देखिए, यहाँ पे SSSA का फुल फॉर्म होता है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये आपको याद रख लेना है, इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया।
और उसके बाद से परख का यहाँ पर होता है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख का जो है आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद से IITI का जो यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये तीनों के फुल फॉर्म आपको याद कर लेना। इन तीनों निकायों की स्थापना के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 203 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। सूची 1 में शिक्षण प्रणालियाँ दी गई हैं, सूची 2 में आपका कार्यान्वीकरण दिया गया है, यानी कि इंग्लिश में इसको इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सिंपली आपको मैच करना है और नीचे दिए गए इन कूट के अनुसार यानी 4 विकल्प जो दिए गए इसमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपना राइट आंसर बताइए। आइए देखिए यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, अनुदेशन, ये किसके साथ आपका मैच कर जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा। अनुदेशन जो है विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान जो है आपका अनुदेशन होता है, इसे आपको याद रखना है। और फिर बी जो है वो किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, जो प्रशिक्षण है वो आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास जो है आपका प्रशिक्षण कहलाता है। फिर अनुबंधन किसके साथ मैच हो जाएगा, तो अनुबंधन आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। शिक्षक से विद्यार्थियों को विचारों की सहचारी प्रस्तुति जो है आपका अनुबंधन कहलाता है। और मतारोपण जो है ये किसके साथ, पहले के साथ मिल जाएगा, विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण, यानी कि अपने विचारों को लाद देना, इसी को मतारोपण यहाँ पर कहा गया है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि घर में भी आपको देखने को मिलता है, अगर आप किसी और फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो जो पेरेंट्स होते हैं वो समाज के दबाव में और जो कुछ चल रहा होता है उसके दबाव में कि मेरा भी बेटा ऐसा करेगा, चाहे आप उसमें एक्सपर्टीज रखते हो या नहीं रखते हो, इंटरेस्ट हो या नहीं हो, तो वो अपने विचारों को क्या करते हैं, आप पे मतारोपण करते हैं कि नहीं तुमको SSC कर लेना है, तुमको UPSC क्लियर करना है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर स्कूल के संदर्भ में बोला गया कि एक तरफा जो है शिक्षक विद्यार्थियों पर जो अपने विचार को आरोपित करता है उसी को यहाँ पर मतारोपण बोला गया है। तो ऐसे आपको मैच कर लेना है, जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी अगर आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 204 यहाँ पर है और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से आई थिंक संबंधित है। तो इसको आपको करना है, यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इनको समझने के बाद अपना राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से देने का प्रयास करना है। तो आप इसे सॉल्व करें। देखिए कथन पहले में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है। अब देखिए ऐसा काम आपको नहीं करना है, अपने बालों से भारयुक्त ट्रक की बात कही जा रही है, ट्रक में बहुत सारा वेट होता है। फिर कथन आर में बोला जा रहा है कि असामान्य चीज़ें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। अब दोनों कथनों को आपको समझ लेना है। आई होप कि आपको क्लियर भी हो रहा होगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है आपको, और आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे भी पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है। जाहिर सी बात है कि ये इम्पॉसिबल काम है, मतलब इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन किया होगा या उनके बालों में जैसे भी मजबूती होगी कि ये जो है काम वो कर पाते हैं। जब ये काम करते हैं तो वो एक सुर्खियां और समाचार बन जाते हैं और चारों तरफ लोग उनको देखने लगते हैं। आपने कई बार वीडियो में देखा भी होगा ऐसा। फिर उसके बाद से यहाँ पर कथन आर में बोला जा रहा है कि असामान्य चीज़ें अपने विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। यानी जो भी असामान्य चीज़ या असामान्य कार्य होती हैं वो क्या होती हैं, एक समाचार बन जाती हैं। यानी लोग उन्हें इंटरेस्टिंग, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो वैसा कर रहे हैं, तो उसी के कारण वो समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। यानी लोग जो है उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जैसे कि आप आए दिन यूट्यूब पे और बहुत सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर विचित्र प्रकार के कार्य वाले वीडियो को देखते होंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 205 और ये क्वेश्चन आपका पीडी वाले यूनिट से लिया गया है। यहाँ पर पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला जो यूनिट आपका है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 12 यानी कि 12 सतत उपभोग उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न द्वारा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 करना है यानी कि आधा करना है। याद रखना है कि संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 के अनुसार खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने को 1/2 स्तर तक कम करने की संकल्पना ली गई है और संधारणीय विकास लक्ष्यों की संख्या जो है 17 यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है निर्धारित किया गया कि इन गोल को अचीव करना है कुछ टाइम्स में। तो ये जो आपके जो 17 हैं इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है जिनको मैं बताता चलता हूं, वैसे सारे महत्वपूर्ण हैं, 17 को मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं तो 2-3 मिनट आपको चाहिए। सबसे पहला जो गोल इसमें निर्धारित किया गया था, पूरे विश्व से जो है गरीबी को जो है समाप्त करना है। अच्छी बात है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि लोग जब चाहेंगे, जो आपके पूरे विश्व में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परंपरा, अलग अलग धर्म से आते हैं, अगर ये मिलजुल कर प्रयास करते हैं तो ये संभव हो पाएगा। और तो यहाँ पर ये पहला लक्ष्य था। दूसरा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। भूख की समाप्ति मतलब जो भूखा कोई विश्व में सोए ना, खाद्य सुरक्षा को बेहतर करना, पोषण लोगों को मिले। और तीसरा है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और उनको जो स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ावा देना। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। लैंगिक समानता के ऊपर जो है यहाँ पर गोल लिया गया है। सभी के लिए स्वच्छ और जल के सतत प्रबंधन की उपलब्धता। लैंगिक समानता का मतलब जो मेल और फीमेल है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कि ये काम वो कर सकती है, वो काम ये नहीं कर सकती, तो दोनों काम कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं, तो ये कुछ लक्ष्य थे जिनको मैंने बताया। वैसे 17 हैं, आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे, तो इनको आपको याद कर लेना है। एक आध लक्ष्य ऐसे करके इसमें से पूछ लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 206। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन है, जहां पर एक आपको पैराग्राफ या गद्यांश दिया जाता है और उससे संबंधित 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। मैंने बता भी रखा है कैसे आपको सॉल्व करना है। 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर गद्यांश में डायरेक्टली आंसर आपको नहीं मिलते तो उससे रिलेट करके जहां पर बात हो रही है क्वेश्चन से संबंधित, वो आपका राइट आंसर होता हुआ चलता है। बाकी डायरेक्ट अगर आपको मिलेगा तो अगर क्वेश्चन के संदर्भ में विकल्प दिए गए हैं और पूछा जो जा रहा है उससे संबंधित कहीं भी बात हो रही है गद्यांश में, तो वहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए, मतलब इसमें गलतियां ना हो, उसके लिए अभ्यास बहुत ही जरूरी है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन की, उतना ही ज्यादा आप इजीली इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं उच्च शिक्षा के संबंध में ये पूरा गद्यांश आपका दिया गया है। और सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के संबंध में मुख्य चिंताओं का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो उच्च शिक्षा के संबंध में मुख्य चिंताओं के ऊपर इन सभी विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सर्वाधिक उपयुक्त जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सीधे आपको गद्यांश को पढ़ते हुए चलना है कि बढ़ती वैश्विक अंतर संबद्धता के दृष्टिगत समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नागरिकता की शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि अधिगमनकर्ता की वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता और बोध सशक्त हो और वह अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी, सुरक्षित और असंधारणीय समाजों का सक्रिय संवर्धक बन सके। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच ज्ञान और अधिगम के पारस्परिक आदान प्रदान पर बल दिया गया है। अभी आगे और भी पढ़ोगे तो आपको कैसे ये आंसर सही हुआ है वो भी आपको स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। तो आपको नीचे तक पैराग्राफ पढ़ लेना है, या तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद से पैराग्राफ को पढ़ के अपना आंसर देते चलो। इस तरीके से आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है या कोई फॉर्मूला है, ट्रिक है, ये आपको तो इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। कोई डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं होता है,
जब हम अभ्यास नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन का, तब हमें दिक्कत लगता है कि क्या पूछ रहा है और कहाँ गद्यांश में इसके ऊपर बात हो रही है, ऐसे नहीं समझ में आता। तो जब आप अभ्यास करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया होगा तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिए, इत्मीनान से सोचिए और अपना राइट आंसर बताइए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 207। देखिए इसमें पूछा गया जा रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रबल पूर्वधारणा है कि यहाँ पर नई जो शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी प्रबल पूर्व धारणाएं हैं और आपको इसमें से फाइंड करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर आपको करना है क्या, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और गद्यांश को भी पढ़ना है आपको, तभी आंसर आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक करते हुए आप आगे चले जाएंगे, आपको आंसर यहीं से क्लियर होंगे। तो इसे पढ़िए और उसके बाद से अपना राइट आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और उसके बाद से सी और उसके बाद से डी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य अंतर संबंधता निरंतर संवर्धित हो रही है और इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को वांछित आचार शास्त्रीय मूल्यों के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसके साथ ही साथ शैक्षणिक विचारों और उपलब्धियों के मुक्त आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए विधायी ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब देखिए ऐसा कुछ आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अभी भी देखने को मिल रहा है, जहां पर एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ जो है जितने भी संसाधन हैं, चाहे लाइब्रेरी है, चाहे प्रयोगशालाएं हैं और भी सारी चीज़ें जो हैं उनको साझा करेंगे जिनके पास कम संसाधन है। तो यहाँ पर ये वाली बात तो निकल कर आ रही है कि शैक्षिक विचारों और उपलब्धियों के मुक्त आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए विधायी ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसकी भी बात जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 2020 है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये करती है और इस जो कथन जो है ABCD ये जो है आपका प्रबल पूर्व धारणा के अंतर्गत आ जाएंगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी जो है बताया होगा और इसका राइट आंसर आपको यहीं इसी गद्यांश में मिलेगा। आप पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। तो फिर से मैं वही बात हो जाएगी, पढ़ूंगा यहाँ पे पूरा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समय लग जाएगा आपका, तो इसलिए हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 208 और ये भी इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आपका है। नीचे 2 कथन दिए गए, दोनों को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से इनको समझने के बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए सबसे पहले कथन में यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले कथन में आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगम की अभिकल्पना सहिष्णुता समावेशन संधारणीयता के मूल्यों की समावेशी प्रक्रिया के रूप में जो है की गई है। उसके बाद से कथन दूसरा दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगमनकर्ता की व्यवसायों और उद्योगों में नियोजनीयता पर बल दिया गया है। यानी कि जो बिजनेस से संबंधित जो एजुकेशन है उस पे जो है यहाँ पर बल दिया गया है। तो इन दोनों को आपको समझ लेना। उसके बाद से अपना राइट आंसर जैसा कि मैंने बोला ऑप्शन A, B और C, D में से आपको बताना है। आपको यही आंसर मिलेगा इसी गद्यांश में। मैंने पढ़ रखा है इसलिए समय को थोड़ा सा ज़्यादा न लगे, इसलिए मैं इसको कंटिन्यूअस आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर A। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है अधिगम की अभिकल्पना सहिष्णुता समावेशन और संधारणीयता के मूल्यों की समावेशी प्रक्रिया के रूप में जो है की गई है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगमनकर्ता को व्यवसायों और उद्योगों में नियोजनीयता पर बल दिया गया इससे संबंधित एजुकेशन या नॉलेज पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर A बताया होगा। यहां पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा, बस पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा एफर्ट आपको भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ऐसे कोई जागृत हो जाएगा और आप राइट आंसर ऐसे करते चले जाओगे। तो आपको प्रयास करना होगा क्वेश्चन के सही आंसर को करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 209 और ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसी गद्यांश से संबंधित है और इन दोनों को समझना है। उसके बाद से आपको राइट आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप राइट आंसर बता सकते हैं, हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा उससे पहले जो है आपको पढ़ लेना है कथन में बोला क्या जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से तैयारी जो है की जा रही है।
यहाँ पर कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ज्ञान और विशेषता के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। तो यहाँ पे जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है उसके संदर्भ में ये आपका कथन है। ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे गद्यांश को आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके संदर्भ में इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका पूरी तरीके से गलत है और कथन दूसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो विश्व स्तर पे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो रहा है, जैसे कि अपने देश की कोई भी यूनिवर्सिटी जब भी वर्ल्ड रैंकिंग होती है गुड यूनिवर्सिटी के बारे में, अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसमें टॉप 100 में भी जगह बनाने में जो है मुश्किलें आती हैं या नहीं बना पाती हैं। तो वो प्रतिस्पर्धा एक चल रही है विश्व स्तर पे। तो ऐसा नहीं है कि उससे बचने के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया जा रहा है उसी प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करना और आगे जाना यानी बेहतर परफॉर्म करना, इसके लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया जा रहा है। तो ये गलत है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ज्ञान और विशेषता के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। अभी जो आपका इनिशिएटिव न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लिया जा रहा है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो भारत की विश्वविद्यालयों में अपने कैंपस को चला सकती हैं और उसके लिए प्रोसेस जो है स्टार्ट भी हो गया है। अपडेट आप देख पा रहे होंगे। हायर एजुकेशन से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी या अपडेट चाहते हैं तो भी आप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे जुड़ी जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको देता रहता हूं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 210 है और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चूंकि एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको हम देखते हैं। देखिए बोला क्या जा रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र शिक्षा के उद्देश्य हैं। यहाँ पर उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन सारे स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ लेना है और इसके बाद से यहाँ पर राइट आंसर आपको इसी गद्यांश में से मिलेगा। यानी कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों के समग्र शिक्षा उद्देश्य के संदर्भ में सही हैं, ये आपको ये गद्यांश पढ़ने के बाद ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं तो आप भी करते चले जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कभी एक आध क्वेश्चन में होता है जिसका डायरेक्ट आंसर समझ में आता है आप कर सकते हो, लेकिन गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है तो आपको इस गद्यांश को समझना होगा। मैंने पहले से पढ़ रखा है इसलिए राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूंगा इस तरीके से तो आप समझ सकते हैं वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं और संकल के साथ जो है अनुसंधान प्रशिक्षुता, फिर उसके बाद से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुता हेतु अवसर उपलब्ध कराना, ये जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र शिक्षा के उद्देश्य हैं। ये आपको याद रखना है। और अगर आप गद्यांश में देखोगे तो यहाँ पर बात भी की जा रही है उच्च स्तरीय विदेशी संस्थान के साथ जो है अनुसंधान प्रशिक्षण सहयोग और संकाय विद्यार्थी आदान प्रदान किया जाएगा तथा अन्य देशों के साथ परस्पर लाभकारी और प्रासंगिक समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट होता जाएगा कि आखिर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया और इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए आई होप कि 10 क्वेश्चन मैंने कराया। इन 10 क्वेश्चन को आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। थोड़ा सा किसी कारणवश से मैंने क्वेश्चन की क्वांटिटी कम कर दी है। बहुत ज़्यादा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन की क्वांटिटी को बढ़ा पाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में कराने का प्रयास करूँ। उम्मीद है कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया उसको आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। सभी क्वेश्चन के मैंने बिंदुवार कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको भी मैंने बताने का प्रयास किया। और इसके साथ ही साथ किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, कोई और यूनिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम उस पर भी जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है वीडियो कहीं से भी आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको एग्जैक्टली बता ही देता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके साथ मैं साझा नहीं करना चाहता। क्वेश्चन जो है टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तकनीक नहीं है,
मैन पावर नहीं है, अकेले सारा इस तरीके से करना होता है और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टाइप करके आपको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। स्कैनिंग, फिर एडिटिंग, क्वेश्चन को टाइपिंग, फिर अच्छे तरीके से स्लाइड को तैयार करना, फिर उसके बाद से कहीं जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो आप तक पहुँच पाती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, कभी कभी प्रयास हो भी पाता है और कभी कभी नहीं भी हो पाता है टाइम के अभाव में। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो मिले जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में हेल्प कर पाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मैंने बता भी रखा है आपको करना क्या है। वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ आपको 2020 से लेकर, जो मैं बार बार आपसे बोलता हूं, 2022 के बीच में, मान लीजिए 21 ही ले लीजिए आप, इनके बीच में मल्टीपल शिफ्ट में जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं पेपर 1 के, उन सभी क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर जाइए। आपको जो भी बुक परचेज करनी है अपने आसपास के मार्केट से परचेज करके, जिसमें बहुत ही अच्छे से सॉल्व दिया गया हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। कुछ यूनिट्स हैं जिनमें तो डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन वाला यूनिट हो गया, इसके भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद से जो है आप देखेंगे, जैसे डीआई वाला यूनिट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, और भी जितने भी यूनिट है उसमें आपको डायरेक्ट जो है हेल्प मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आप 2021 से 22 के बीच में जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए पेपर 1 के, जब उनको आप विथ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर जाते हैं, तो उम्मीद है कि बातों को आप गौर से समझ पा रहे होंगे और इसकी गहराई को भी समझ रहे होंगे। ये सारी बातें मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएं, और यही बातें जो है आप पेपर 2 पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पेपर 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, और भी मल्टीपल जो भी आपके सब्जेक्ट हो अलग अलग, तो उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2020 से 22 के बीच में जो मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करना है, तो पेपर 2 में आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। बाकी पेपर 2 आपका अच्छा है तो अच्छी बात है, तभी भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि बातों को क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे, और हमारा जो है उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि कंटिन्यूअस हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाएं, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और देखिए, एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है, सूचना होती है, हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट निकल कर आती है, वो सब कुछ मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो अगर उनकी भी जानकारी आप चाहते हैं ऑथेंटिक वे में, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि वो अपडेट और जानकारी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।